एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में भारतीय संविधान से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो भारतीय संविधान सभा है वह है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद जो 12 से 35 है उसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 16। ये जो अनुच्छेद 16 है वह कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 36 से 51। जो अनुच्छेद 36 से 51 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद जो 39 है उसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड की। जो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली है यह आपके इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो यह नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व है वह आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित या फिर लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो ये आपका उत्तर हो जाए कनाडा। जो हमारी भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था है वह कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? जो समवर्ती सूची की प्रेरणा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के किस देश से लिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के। राज्य में जो कलेक्टर का पद है यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये जो कानून के समक्ष समान संरक्षण ये वाक्य है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से ली गई है? आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये जो
भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? ये जो विधि के समक्ष समता है यह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो भारतीय संविधान जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वह जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान के भाग 3 को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं? तो भारत के संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वह राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो जो अस्पृश्यता उन्मूलन है यह अनुच्छेद 17 में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? जो सूचना का अधिकार है वह अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार है वह अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 24 में बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? जो संपत्ति का अधिकार है वह कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है संसद को। अगला प्रश्न है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो यह केशवानंद भारतीय वाद में। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है इसे संसद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के संयुक्त कार्यों से होता है। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं जिनके नाम है लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद का जो लोकसभा सदन है इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य 6 माह का समय अंतराल होता है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबद्धित है? भारतीय संविधान की जो संप्रभुता है वह न्याय समीक्षा से प्रतिबद्धित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कभी नहीं। जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं वह संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो यह एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो सत्रावसान है वह राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो यह है शून्यकाल की जो प्रथा है वह भारत की देन है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है उसे हम लोकसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यों को आवंटन किस पर आधारित है? आपका उत्तर हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। जो वर्तमान लोकसभा में है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यों को आवंटन है वह 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो यह 14वीं लोकसभा के चुनाव जो है वह 4 चरणों में हुए थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। अगला प्रश्न है, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है? तो यह आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो यह नागालैंड और सिक्किम व मिजोरम, इन 3 राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है,
भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था जो है वह 1976 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? जो वित्तीय बिल है वह लोकसभा में पास हो सकता है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो है वह लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे वह प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो यह 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो यह इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने अपने पद से एक बार हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो यह भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो यह 75वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 75वें संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है वह 25 अप्रैल 1900
93 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो यह अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के तहत शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो यह लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो यह मुंबई से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन की थी पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो यह 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो यह दृढ़ राज्य है। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 नवंबर 1949 को बना था। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो संविधान की उद्देशिका का संशोधन एक बार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है तो यह राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जा सकता है? तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। अगला प्रश्न है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो यह संघीय प्रणाली में। अगला प्रश्न है, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई? तो यह इंग्लैंड से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो यह भाग 2 जो है वह नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संवाद निकट है? तो यह कनाडा के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारतीय संघवाद की योजना किसके संविधान से ली है? तो यह कनाडा से ली है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो VR अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? तो यह दुशासन की क्रियाकलाप के। अगला प्रश्न है, संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? तो यह भारतवर्ष की देन है। अगला प्रश्न है, संसद जननी किसे कहा जाता है? संसद जननी कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। अगला प्रश्न है, संघीय संसद किस संयुक्त बैठक के लिए बुलाई जाती है? तो यह किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस गैर संसद सदस्य को संसद को संशोधित करने का अधिकार है? तो यह भारत का महान्यायवादी को। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो यह दादा भाई नौरोजी वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद ने चुना था। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो यह राष्ट्रपति सक्षम है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो यह लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने की थी। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था? तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर VN राव। अगला प्रश्न है, विधि दिवस कब मनाया जाता? तो विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।